सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज 2 अक्टूबर विशेष क्लास भारतीय योग संस्थान राष्ट्रीय स्तर की। आइए उस क्लास के साथ हम सब एक साथ जुड़ते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी अधिकारियों से निवेदन है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। ओम ध्वनि गायत्री मंत्र श्री सतपाल शर्मा, प्रधान, जम्मू। आसन में बैठे। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र उच्चारण सहित ओम की ध्वनि लयबद्ध, श्रद्धा और 2:1 के अनुपात में गहरा लंबा सांस भरें। मुख को गोलाकार ध्वनि एक साथ आरंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पावनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नव नवोन्मेषशालिनी ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणारविंद में वंदना प्रस्तुत कर रही है मीनू गुप्ता और शशि बख्शी। नी सा रे सा रे सा नी सा सा नी धा पा मा धा सा नी रे नी धा पा नी सा रे सा नी सा सा नी धा पा मा धा सा नी रे नी धा पा। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां।
तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। आ, 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 नी सा रे सा रे सा नी सा, सा नि धा पा मा धा, सा नि रे नि धा पा। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको वरदान दे माँ। आ, 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 नी सा रे सा नी सा, सा नि धा पा मा धा, सा नि रे नि धा पा। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। आ, 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 नी सा रे सा नी सा, सा नि धा पा मा धा, सा नि रे नि धा पा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक विचारधारा के रूप में योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के महत उद्देश्य के निहितार्थ 10 अप्रैल 1967 को भारतीय योग संस्थान का प्रादुर्भाव हुआ और तब से निरंतर देश विदेश में इसके केंद्रों पर वर्ष के 365 दिन निःशुल्क योग साधना कराई जाती है। तो आइए हम भी अब योग साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। आसनों का प्रदर्शन कर रहे हैं श्री राजीव मिश्रा तथा सुश्री अनीता सिंघल। श्री सी रमेश, प्रधान, तेलंगाना। ताड़ासन। अपने आसन पर खड़े हो। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर सिर पर इस प्रकार रखे कि अतिलिंग का रुख आकाश की ओर।
श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ताने। एड़ियां ऊपर उठा ले। इस आसन से संपूर्ण शरीर में चुस्ती आती है। धीरे धीरे हाथ सिर पर पूर्व स्थिति में ले आए। पुनः श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ताने। एड़ियां ऊपर उठा ले। यह स्थिति कब्ज तोड़ने में बहुत सहायक है। धीरे धीरे सामने से हाथ नीचे। पैर खोलकर विश्राम। श्री मुन्नीलाल यादव, प्रधान, उत्तर प्रदेश पूर्वी। अर्ध चक्रासन। पैरों में 3-4 इंच का फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर, सभी उंगलियां सामने की तरफ। नेत्र कोमलता से बंद। सिर को अधिक से अधिक पीछे झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए कछ प्रदेश से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकें। यह आसन सर्वाइकल तथा लुम्बर के स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में सहायक होता है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएं। भुजाएं नीचे। नेत्र कोमलता से खोल लें। बैठकर विश्राम करें। श्री राय सिंह चौहान, मंत्री, भारतीय योग संस्थान। योग मुद्रा। पद्मासन लगाएं। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद। दोनों भुजाएं कमर के पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें। बाएं हाथ का अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें। श्वास भरते हुए पीठ ताने। श्वास निकालते हुए छाती आगे करते हुए पीठ के नीचे वाले भाग से आगे की ओर झुकें। ठोड़ी आगे से आगे ले जाकर आसन पर लगाएं। माथा भी पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। कलाइयां कमर से लगी रहें।
तथा भुजाएं भी नीचे की ओर खींची रहें। श्वास सामान्य करें और सामर्थ्य अनुसार रुकें। प्रभाव को अनुभव करें। आंतों के प्रभाव में आने से कब्ज तोड़ने में सहायक है। निष्कासन अंग प्रभाव में आने से निष्कासन क्रिया ठीक होती है। मल मूत्र संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। पैनक्रियाज पर प्रभाव आने से जठराग्नि तीव्र होती है, जिससे पाचन क्रिया सशक्त बनती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आंखें कोमलता से खोलें। पैर खोलकर विश्राम। हाथ पीछे ले जाएं। शरीर श्री ढीला। देवराज भाई पटेल, प्रधान, गुजरात। उत्तरासन। कोमलता से नेत्र खोले। कोमलता से नेत्र खोले। वज्रासन में बैठे। घुटनों पे खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों कंधे के समांतर खोले। घुटनों पंजे लेटे रहे। दोनों हाथों को कमर पे रखे। दोनों अंगूठों रीढ़ के निचले हिस्से में मिला के रखे। अंगुलियां आगे की ओर। नेत्र कोमलता से बंद करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे झुके। दोनों हाथ के पंजे पांव के तलवों पर। श्वास सामान्य। यही स्थिति में रुके। पेड़ों के नीचे भाग, उदरीय, श्वसन एवं गर्दन के स्नायुओं पर खिंचाव का प्रभाव। गर्दन के नीचे रीढ़ एवं पेट दबाव का प्रभाव। इस आसन से श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है। रीढ़ के सारे दोष दूर होते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। वज्रासन में विश्राम करें। श्रीमती भाग्यश्री, प्रांतीय अधिकारी, महाराष्ट्र। मंडूकासन। दोनों मुठियां अंगूठे अंदर रखकर बंद करें। दोनों मुठियां नाभि पर इस प्रकार रखें कि अंगूठा मूल नाभि की ओर रहे। श्वास को अधिकाधिक बाहर निकालें।
थोड़ी को आगे करते हुए अधिक से अधिक आगे की ओर झुके। गर्दन सीधी रहे। श्वास को सामान्य करें, सामर्थ्य अनुसार रुके। ये आसन करने से पैंक्रियाज प्रभाव में आती है। मधुमेह का रोग ठीक होता है। श्वास भरकर धीरे धीरे वापस आए। शिथिलासन, पेट के बल लेटे शिथिलासन दाहिनी ओर में विश्राम करें। नमस्कार। श्री वेद प्रकाश राठी, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी। भुजंगासन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, माथा आसन पर लगाएं, दोनों भुजाएं मोड़कर हथेलियां ठोडी के दाएं बाएं आसन पर कंधों जितनी दूर रखें। कोहनियां शरीर के साथ सटी तथा आसन पर रहें। गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हथेलियां आसन पर रहें, लेकिन उन पर कोई भार नहीं हो। कोहनियां थोड़ी सी उठेंगी। अनुभव करें, इस समय रीढ़ का सर्वाइकल भाग तथा फेफड़े प्रभाव में हैं। यह स्थिति हृदय के आसपास की मांसपेशियां, पसलियों के मध्य की इंटरकोस्टल मांसपेशियां, थायराइड पैराथायराइड की ग्रंथि, स्टेनम, डायाफ्राम, इन सब पर सुंदर प्रभाव बना हुआ है। श्वास सामान्य, सामर्थ्य अनुसार रुकें। श्वास निकालते हुए गर्दन उसी स्थिति में रखते हुए धड़ धीरे धीरे नीचे लाएं। फेफड़े आसन पर लगाएं। माथा भी धीरे से आसन पर लगाएं। शिथिल आसन, बाईं ओर में विश्राम। श्री धर्मवीर सैनी, प्रधान, उत्तराखंड। दाएं ओर से पीठ के बल आए। पीठ के बल विश्राम। सेतु बंद आसन।
पेट में अल्सर और हर्निया के रोगी इस आसन को नहीं करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पूरा शरीर, भुजाएं शरीर के साथ लाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियां नितंबों के पास लाएं। दोनों एड़ियों में 6 से 8 इंच का फासला। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंबों और धड़ को ऊपर उठाएं। कंधे और सिर आसन पर रहे। श्वास सामान्य कर यथाशक्ति रोकें। इस आसन में पेड़ू और नितंबों के पास जमी चर्बी कम होती है। निष्कासन और पाचन अंग पाचन क्रिया सहज बनती है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं। शव आसन में विश्राम करें। श्री सुरेश मोहपात्रा, प्रधान, ओडिशा। सिंहासन। एड़िया पंजा मिलाएं, दाएं करवट से उठ बैठे। पद्मासन लगाएं। जिन्हें घुटने का रोग हो वे दोनों टांगे पीछे की ओर सीधी करके एड़ी पंजे मिलाकर इस आसन को करें। घुटने वाला आ जाए। दोनों हथेलियों को आगे आसन पर इस प्रकार रखें कि मिली हुई अंगुलियां घुटने की ओर रहे तथा कलेयां मिली हुई। कमर नीचे से नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। मुख खोले, जुहा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाले। अंत में पेड़ू को पिचकाएं। इस आसन को 3 बार दोहराएं। शुरू करें। पूर्व स्थिति में वापिस आकर कंठ को दाएं, बाएं व मध्य भाग की मालिश करें। सिंहासन से टंसिल, अकलाना व गले की अन्य दोष ठीक होते हैं। श्री कुंदन विरमानी, प्रधान, पंजाब। भ्रामरी प्राणायाम। पहले आप विधि सुनेंगे। कमरे के समान गुंजन होने से इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। इसके नियमित अभ्यास से
वाणी में मधुरता आती है, मन एकाग्र होता है, अनिद्रा, तनाव और मिर्गी जैसे रोग ठीक होते हैं। पद्मासन में बैठें, कमर एवं गर्दन सीधी रहे, नेत्र कोमलता से बंद रहें, दोनों हाथों के अंगूठे कानों में रहेंगे, पहली 2 उंगलियां मुख पर रहेंगी, आंखों पर रहेंगी, बाद में 3 उंगलियां मुख पर रहेंगी। धीरे धीरे गहरा श्वास भरने के बाद भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास धीरे धीरे बाहर निकालना। अंतिम आवृत्ति की समाप्ति पर श्वास भरने से पहले अंगूठे कानों से बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब आप आरंभ करें और ध्यान निरंतर गुंजन पर रहे। शांत अवस्था का मानसिक अवलोकन करें। श्री शरद चंद्र अग्रवाल, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी। ध्यान, पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद रहें। दो बार ओम की ध्वनि सुनने के पश्चात तीसरी बार सम्मिलित हों। ध्वनि मधुर मध्यम स्वर में हो। शांत
ओम का मानसिक जाप करें। मन ही मन ओम का उच्चारण। मानसिक जाप बोलकर उच्चारण करने की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। शुभ संकल्प करें, मैं अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर निष्काम कर्म करूंगा, अर्थात घर घर योग को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यह सेवा का काम होगा। इससे मेरा अंतःकरण पवित्र होगा। ओम की लंबी ध्वनि के लिए श्वास भरें। शांत, कोमलता से नेत्र खोलें। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म सम्मत रीति से धनोपार्जन करते हुए कामनाओं की पूर्ति कर मोक्ष की ओर प्रयाण करना। तो दूसरी ओर कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और आज जिस प्रकार विशेषकर इस कोरोना पेंडेमिक काल में योग का प्रशस्ति गान पूरे विश्व में हो रहा है, तो यही कहा जा सकता है, योग माध्यम खलु शरीर मन साधनम। इसी भाव को समाहित करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं लुधियाना पंजाब की योग शिक्षिका श्रीमती पूनम जैन। सवेरे उठकर मन से, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुंदर बने शरीर हमारा, अच्छे हो परिणाम। सुंदर बने शरीर
अनुलोम हो या विलोम हो या मुकपाल भाती, रुकी श्वास फिर वापिस आए अच्छी निद्रा आती, रुकी श्वास फिर वापिस आए अच्छी निद्रा आती। ध्यान लगाओ और योग से बन जाए सब काम, ध्यान लगाओ और योग से बन जाए सब काम, जीवन बने खुशहाल आपका करके प्राणायाम, योग ही जीवन है, सोशल डिस्टेंस योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, योग ही जीवन है, 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 योग ही जीवन है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय योग संस्थान ऐसे गृहस्थ सन्यासियों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है जो भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श मान, सर्वे भवन्तु सुखिनः को अपनी प्रेरणा का आधार बनाकर जियो और जीवन दो के पथ को अपना संबल बना निष्काम सेवा कर्म को फलीभूत कर सके। ऐसे ही गृहस्थ सन्यासी हैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री देसराज जी। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च नियोगी च न निरग्निर्न चाक्रियः, यानी जो पुरुष कर्म फल की इच्छा का त्याग कर सदैव शुभ एवं परोपकार के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। कर्मों का और संसार का त्याग सन्यास नहीं, अपितु अशुभ कर्मों का त्याग तथा दुनिया के लिए त्याग करना अवश्य सन्यास है। ऐसे गृहस्थ सन्यासी के पथ का अनुगमन करने वाले श्री देसराज जी के बारे में संक्षेप में कहूं तो श्री देसराज जी ने संस्थान में एक साधक के रूप में 1985 में अपनी साधना शुरू की। संस्थान में एक शिक्षक, केंद्र प्रमुख, क्षेत्रीय प्रधान, जिला प्रधान व प्रांतीय अधिकारी के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। पिछले 11 वर्ष से देसराज जी भारतीय योग संस्थान में अखिल भारतीय महामंत्री के पद पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। कई दशकों से देसराज जी देश के सभी प्रांतों में योग शिक्षकों व अधिकारियों को प्रांतीय व अखिल भारतीय स्तर पर योग प्रशिक्षण देने तथा योग के प्रचार व प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं। देसराज जी विदेशों में भी समय समय पर योग के प्रचार व प्रसार के लिए जाते रहते हैं। योग मंजरी में आपके बहुमूल्य लेख लगातार प्रकाशित होते रहते हैं जो कि लाखों पाठकों को लाभान्वित कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखी बहुत सी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे वात पित्त और कफ, महिला रोग और योग, ध्यान साधना, 101 रोग और योग, योग दर्शन खंड 1 व योग दर्शन खंड 2 आदि। आपके कार्यक्रम लोकसभा टेलीविजन पर पिछले 4 वर्षों से लगातार योग निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी द्वारा आपके लगभग 100 एपिसोड रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और लगभग 300 से अधिक योग के भिन्न भिन्न विषयों पर वीडियोस भारतीय योग संस्थान के वीडियो चैनल पर भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। आज श्री देसराज जी योग द्वारा मधुमेह रोगोपचार विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री देसराज जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
मातृशक्ति आदरणीय बंधु, वीडियो चैनल से आज जुड़े हुए हमारे देश विदेश के सभी दर्शकों, साधकगण, कार्यकर्ता, शिक्षक व अधिकारीगण, आप सभी को 54वें योग दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई। भारतीय योग संस्थान की स्थापना आज से 54 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को दिल्ली विश्वविद्यालय के पास चौपुरजा पहाड़ी के ऊपर परम श्रद्धे माननीय श्री प्रकाश लाल जी के द्वारा की गई पहला योग केंद्र खोलकर, जिसके केंद्र प्रमुख वर्तमान में हमारे अखिल भारतीय प्रधान माननीय श्रद्धे श्री जवाहरलाल जी हैं। जब संस्थान की स्थापना हुई तो संस्थान ने अपने कुछ नियम बनाए। वो नियम क्या थे? हम कभी भी समाज में योग को बेचेंगे नहीं, योग के सिखाने का शुल्क नहीं लेंगे, किसी से दान नहीं लेंगे, राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं होगा, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीरी और गरीबी के स्तर पर किसी के भीतर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सिद्धांतों को बना करके भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लक्ष्य को लेकर के चला। इतने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। समाज में कोई दुखी ना हो, सब अच्छा जिएं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक महान साधन की आवश्यकता थी। भारतीय योग संस्थान ने इसके लिए योग को एक साधन के रूप में चुना, क्योंकि धरती के ऊपर इससे बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ साधन ईश्वर का कार्य करने के लिए नहीं हो सकता, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हमारा मानना है। और एक योग केंद्र से आज उसका परिणाम यह निकला कि पूरे भारतवर्ष में 23 प्रांतों में भारतीय योग संस्थान के 4000 केंद्र और बाहर के 10 देशों में लगभग 60 से 70 केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों साधकों को प्रतिदिन योग की शिक्षा दे करके उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित किया जा रहा है। भारतीय योग संस्थान के केंद्र प्रातःकालीन और सायंकालीन पार्कों में खुले आसमान के नीचे हमारे शिक्षकों के द्वारा, निपुण शिक्षकों के द्वारा चलाए जाते हैं। ये केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग, युवाओं के अलग, महिलाओं के अलग, पुरुष और महिलाएं एक साथ भी हमारे केंद्रों में साधना करने के लिए आते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, जेलों में, बैंकों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, जहां से भी हमारे को सिफारिश आती है, हम वहां पर भी अपनी योग की सेवाएं देते हैं। भारतीय योग संस्थान का अपना साहित्य है। आज पूरी 43 पुस्तकें भारतीय योग संस्थान की अपनी प्रकाशित हो चुकी हैं। अपने साधकों को अपनी योग की सामग्री उपलब्ध कराना भारतीय योग संस्थान की सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय योग संस्थान, जैसा कि अभी डॉक्टर मीनू ने आपको बतलाया कि सोशल मीडिया में भी भारतीय योग संस्थान वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए कहीं पीछे नहीं है। लगभग पिछले 4 से 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं कि लगातार लोकसभा टीवी पर भारतीय योग संस्थान के एपिसोड योग निरोग के अंतर्गत दिखाए जा रहे हैं। भारतीय योग संस्थान का अपना वीडियो चैनल है भारतीय योग संस्थान रोहिणी, जिसके लगभग 25,000 आज की तारीख में सब्सक्राइबर्स हैं और जहां पर लगभग 328 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं योग के भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के। संस्थान हर क्षेत्र में समाज को जो सेवाएं दे रहा है वो निःशुल्क दे रहा है, जिसके बदले संस्थान को कुछ नहीं चाहिए। संस्थान एक ही बात को लेकर के चला है कि समाज में सब लोग सुखी हों, अच्छा जीवन जिए। उसी को लेकर के संस्थान योग शिविर लगाता है, रोग निवारण शिविर लगाता है, प्रशिक्षण शिविर लगाता है और केंद्र चलाता है।
और भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के समाज के बीच में आते हैं हम, ताकि एक जागरूकता पैदा हो और लोग स्वस्थ जिएं। और उसी संबंध में आज 54वें योग दिवस समारोह पे एक बहुत सुंदर विषय का चयन किया गया जो आज के समाज की बहुत सुंदर जरूरत है। वह है मधुमेह के रोग को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं हम योग के माध्यम से। वास्तव में ईश्वर ने इस शरीर की रचना कैसे की, अगर हम इस पर थोड़ा विचार डालें तो 7 धातु रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, 5 धातु 5 तत्व भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, विभिन्न प्रणालियां पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, रक्त भ्रमण प्रणाली, कोशिकीय प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, अस्थि प्रणाली, प्रतिरोधक प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, न जाने कितनी प्रणालियां, और हमारे 10 बाह्य करण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण जिसमें कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन सब के सुंदर सामंजस्य के साथ, एक सुंदर तालमेल के साथ हमारा ये जीवन चलता है। लेकिन हमें एक बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है, जैसे जैसे भोजन हमारा गलत होने लगता है, जैसे जैसे जीवन में तनाव बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति की दिनचर्या गलत होती है, जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति से दूर भागने लगता है, तो हमारे इन सभी जितने भी आपको इस जीवन की रचना के लिए जो बातें बतलाई, उनका तालमेल बिगड़ने लग जाता है, उनका सामंजस्य बिगड़ने लग जाता है, उनका समन्वय बिगड़ने लग जाता है। और ये तालमेल बिगड़ते ही हमारी प्रणालियों के अंदर शिथिलता आना स्वाभाविक हो जाता है। और जब हमारी इन प्रणालियों में शिथिलता आने लगती है तो सोच लें कि निमंत्रण दे दिया रोगों को, और यहां से शुरुआत होती है रोगों के जन्म की। चाहे सिम्टम्स के आधार पर उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन यह सत्य है कि जब हमारे शरीर के सिस्टम हमारे शरीर के भीतर से मल को बाहर निष्कासित करने में सफल नहीं होते सहज रूप में, तो हमारे शरीर में ये जहर बन करके रुकने लगता है और शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष पैदा करता है। चाहे इसको फिर आप मोटापा कहें, या आप इनको उच्च रक्तचाप कहें, या इसको हृदय रोग कहें, या हड्डी रोग कहें, या महिला रोग, चाहे वो कष्ट रज हो, अल्प रज हो, अति रज हो, अनियमित रज हो, रजोरोध हो, या ब्रेस्ट कैंसर हो, या रसोली की शिकायत हो, या कब्ज की शिकायत हो, पाचन और निष्कासन से संबंधित न जाने कितने प्रकार के दोष, रीढ़ के दोष, घुटनों के दोषों से हम पीड़ित होने लगते हैं, या यो कहिए कि कहीं ना कहीं जीवन का रस कम होने लगता है। इन्हीं रोगों में एक रोग निकल करके आता है जिसे हम कहते हैं मधुमेह का रोग। क्या है मधुमेह का रोग? आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। इसको शर्करा या मीठे का रोग भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोल देते हैं। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन में जो मीठे वाला भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, पाचन प्रक्रिया के दौरान इस कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज पचे हुए रस के भीतर मिलकर के जब हमारी छोटी आंतों में पहुंचता है, तो छोटी आंतों के अंदर की दीवार पर जो झिल्ली स्थित है, उस झिल्ली के द्वारा इसे अवशोषित करके पोर्टल वेन के द्वारा लीवर को भेज दिया जाता है। लीवर इस पर कार्य करता है और इस मीठे वाले भाग को, जिसको हम शर्करा कहते हैं, जो हमारा जो ग्लूकोज है, इसे ऊर्जा में बदलने के लिए रक्त में धकेल दिया जाता है। जैसे रक्त के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है, जो जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, मीठा कह रहे हैं, शर्करा कह रहे हैं, तो तुरंत सूचना मिलती है अग्नाशय को, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। उसके बीटा कोशिकाएं उसी समय सक्रिय बन जाती है और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। ये इंसुलिन रक्त के अंदर भेजा जाता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश दिलाना और उसे ऊर्जा में परिणत करने का कार्य करना। लेकिन किसी भी कारणवश अगर अग्नाशय सक्रिय नहीं है, उसके काम करने की क्षमता कमजोर पड़ गई है, तो इंसुलिन की क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में फर्क आ जाएगा। और जब दोनों में फर्क आ जाएगा तो वह उस शर्करा को उपयोग में लाने का सामर्थ्य खोने लगती है। अर्थात यूं कहिए कि सारा जो ग्लूकोज का भाग जो रक्त के अंदर प्रवाहित हो रहा है, रक्त में मिलकर के, उसको ऊर्जा में बदलना कठिन हो जाता है। एक दूसरा कारण और यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जागरूकता के लिए नॉलेज भी होना बड़ा जरूरी है। समाज में हम बात बहुत करते हैं मधुमेह की, लेकिन उसकी बारीकियों को भी समझना चाहिए हमारे को। हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो उत्तक, जो मांसपेशियां हैं,
जो हमारे जो 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 हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति कई बार असंवेदनशील हो जाते हैं, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंट कहा जाता है। उससे भी यह इंसुलिन इस काबिल नहीं होती कि वो मीठे वाले भाग को अर्थात ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश दिला दे, तो मीठा हमारे रक्त में ही घूमने लगता है, अर्थात रक्त में मीठे का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज का रोग या शुगर का रोग या आप मधुमेह का रोग कहेंगे। और ये साइलेंट किलर है, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरे शरीर में ये बीमारी शुरू हो चुकी है। हाँ, जब वो किसी अन्य रोग के लक्षण लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका कुछ ऐसी रक्त परीक्षण करवाता है, तो उसके दौरान कहीं जाकर के ये पता चलता है कि उक्त व्यक्ति के रक्त में शुगर का स्तर ज्यादा है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर का नाम भी दिया जाता है। होता कितने प्रकार का है, आइए इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर मार लें। वैसे तो ये 3 प्रकार का माना गया, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बाल्यावस्था में शरीर में प्रवेश करता है, नॉर्मली ऐसा कहा गया है। इसके जो कारण हैं पूरी तरह से तो जानकारी इसकी बतलाना विज्ञान के द्वारा कठिन है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि जब अग्नाशय से पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है किसी मानसिक आघात के कारण, आनुवंशिक गड़बड़ी के कारण या किसी संक्रमण के कारण, तो यह रोग शरीर में आता है। ऐसे रोग का इलाज कठिन होता है। शरीर कहीं ना कहीं कृत्रिम इंसुलिन के ऊपर निर्भर करने लगता है, अर्थात यूं कहिए कि जिसको ये दोष आ जाता है उसको उम्र भर इंसुलिन की सुई लगवानी पड़ती है। और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जिसकी आज हम मुख्यतः बात करेंगे। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज महिलाओं में गर्भकाल के दौरान होता है, टेम्परेरीली इसको अस्थायी रूप में शरीर के भीतर आता है पाचन में प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होने के कारण, लेकिन प्रसव के बाद अगर महिला अपने लाइफस्टाइल को ठीक करे तो इसमें कोई ज्यादा इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती और स्वतः ही यह ठीक हो जाता है। लेकिन टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है, वो जीवन शैली गलत का परिणाम है। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन जीने में गड़बड़ी करता है उसे के शरीर में ये दोष आता है। इसे प्रौढ़ अवस्था का दोष भी कहा गया, अर्थात 50 वर्ष की आयु के बाद इसकी शरीर में आने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन आजकल तो यह कहना भी बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि अब तो 40 साल और 30 साल और 35 साल में भी ये टाइप 2 डायबिटीज शरीरों में घुसने लग गई है। आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अकेले 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति केवल मधुमेह के रोगी हैं। बहुत अचंभित सी सूचना है ये कि उसके 10% रोगी केवल हमारे स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अर्थात ये युवा पीढ़ी के अंदर प्रवेश करने लग गई। इसलिए ये कहना कि ये प्रौढ़ अवस्था का रोग है आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए थोड़ा कठिन होगा। अगर हम ये देखें कि किसी भी शरीर के अंदर मधुमेह का रोग आ चुका है या नहीं, इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनके द्वारा इसे जांचा जा सकता है। जैसे मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र निष्कासन की इच्छा व्यक्ति को बार बार होगी, मूत्र में गाढ़ापन और चिपचिपापन हो सकता है, बार बार भूख लगेगी क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तो शरीर ऊर्जा की मांग करता है तो उसे भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है क्योंकि शरीर में निर्जलीकरण की समस्या शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन की इस रोगी के शरीर में, क्योंकि इसको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल रही है तो वो चर्बी से ऊर्जा मांगता है, और जो चर्बी से ऊर्जा मांगता है तो शरीर चर्बी ज्यादा बनाने लगता है, उससे अमल ज्यादा बनता है, अमल बनने से पानी ज्यादा पिएगा तो पानी ज्यादा मांगता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और डायबिटिक कोमे में भी रोगी चला जाता है कई बार। तो ऐसे रोगी को अगर कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए या कोई चोट लग जाए तो वो देर से उसकी हीलिंग होती है। एक ये भी सिम्टम्स है इसमें, पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में से गर्मी सी निकलना, ये एक सामान्य लक्षण इस बीमारी के देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। आइए हम देखें कि इस रोग के कारण क्या हैं, कारण के बारे में जानेंगे। अभी आपको बतलाया गया
कि ग्लूकोज मधुमेह का रोग जो है वो जीवन शैली का रोग है, वो चयापचय का रोग है, वो पाचन क्रिया से संबंधित रोग है, वो गलत दिनचर्या का परिणाम है। क्यों? क्योंकि अगर आप और हम इस पर विचार करें कि क्या जब हम, मेरी उम्र के जितने भी इस बात को सुन रहे हैं 65-70 साल के, जब हम बच्चे थे हमने तो इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। आज इस पे हमें प्रवचन करने पड़ रहे हैं। हम जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हमने इस बीमारी का कभी नाम तक नहीं सुना था। मैंने तो नहीं सुना था स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के अंदर भी कि ये कोई बीमारी होती है। और आज शायद ही कोई घर अछूता रह गया हो इस बीमारी से। तो ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? क्यों आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 कंट्री बन चुका है इस बीमारी के अंदर? इसका अगर सबसे बड़ा कारण है तो केवल लाइफस्टाइल है, गलत जीवन शैली है। आज लोगों के सोने का समय गलत हो गया है, आज लोगों के उठने का समय गलत हो चुका है, आज जीवन मशीनीकरण बन चुका है। आज हम अपना फिजिकल वर्क स्वयं नहीं करते, घर का काम हम अपनी मेड से करवाते हैं, बाहर का काम हम कार में बैठ करके करते हैं, एसी दफ्तर में रहते हैं, एसी कार से चलते हैं। आप देखिए कौन सा काम है जो हम इस शरीर से स्वयं करते हैं सुबह से शाम तक। सुबह उठते नहीं है तो सैर करने का समय खत्म हो जाता है, व्यायाम हम करते नहीं, योगाभ्यास हमें पसंद नहीं, भोजन हमारा गलत है, गलत समय पर खाते हैं, बार बार खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं। आज तो फूड के बाजार लगते हैं। आज तो आप बाहर निकल जाइए, अब तो कोरोना ने आपको बंद कर दिया, वरना तो सैटरडे संडे तो कहते हैं वीकेंड डेज है। कहां जाएंगे? बाहर खाना खाएंगे, घर में खाना नहीं बनेगा। क्या खाएंगे? पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, नूडल खाएंगे। पेय कौन सा पिएंगे? उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। पहले घर में पेय बना करते थे जी, नींबू पानी पिया करते थे हम। घर में इतने सुंदर सुंदर पेय बना करते थे जिससे कि शरीर को शीतलता भी मिलती थी, शरीर के दोष भी ठीक होते थे, शरीर में आयुर्वेद का कार्य करते थे। आज क्या करते हैं हम? सारा मैदा युक्त भोजन, तला हुआ भोजन, सारी रिफाइंड चीजें, रिफाइंड चावल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड दालें, रिफाइंड घी, रिफाइंड तेल। रिफाइंड का मतलब कि उसमें से जो असली चीज थी वो निकाल दी, नकली हम ले रहे हैं और उसकी सिर्फ चमक दमक को देख करके बाजार से खरीद लाते हैं, उनका हम सेवन करते हैं। वो शरीर उसको ठीक से पचा नहीं पाता। जब ठीक से शरीर पचा नहीं पाता तो पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है, पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप में ये दोष आने लगता है। आप इसको सोचिए, ये एक मंथन, एक विचारणीय चीजें हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं है। आज निष्क्रिय जीवन बन गया हमारा, या यो कह लीजिए अगर निष्क्रिय नहीं हम सक्रिय हैं, लेकिन कैसे कार्यों में? मानसिक कार्यों में। पहले हम क्या करते थे? शारीरिक कार्य किया करते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो साइकिल से जाया करते थे, पैदल चल के जाया करते थे। आज तो 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां, ईश्वर की कृपा हम पर ऐसी बरसी की पैसे की बारिश हो गई। हर घर के आगे आज अगर आप दिल्ली जैसी राजधानी या कई बड़े शहर में जाके देखो तो लगता है कि फर्श तो है ही नहीं, सारा ढक दिया कारों ने। ये मानसिक कार्य जो होने लगे हैं हमारे, ये हमारे इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। हम मीठे का अधिक सेवन करते हैं। आप याद रखिए, मीठे को पचाने के लिए आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, कोई मरीज उनको कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर इंसुलिन काम नहीं करता। तो डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बतलाई उसमें कि इंसुलिन तब काम करेगा जब आप सैर करोगे। तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है जी, अगर आप शारीरिक व्यायाम करेंगे, अगर आप सैर करेंगे, अगर आप भोजन ठीक करेंगे, तभी तो कहीं बात बनेगी। आप कारणों को नहीं सब पकड़ते, आप निवारणों को में क्या दवाइयों के अंदर घुस जाते हैं। अभी आपको उपचार के तहत वो बात करेंगे। पहले लोग मस्त रहा करते थे, उनको तनाव नहीं बनता था क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, दिखावा नहीं था, एक दूर से आगे निकलने की होड़ नहीं थी, तो उनका जीवन सादा था। आज क्या हो गया? आज हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। इससे क्या हुआ? इससे तनाव बनने लगा। छोटी छोटी बातों पर हम तनाव बनाते हैं। जीवन में हम गृहस्थी हैं जी, थपेड़े तो पड़ेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन अगर आपको इन थपेड़ों से बचने के रास्ते अगर मिल जाएं तो आप तनाव से बच जाएंगे। आज के समाज में तनाव ज्यादा है। आपको एक साइंटिफिक बात बतलाता हूं यहां पर मैं।
जब व्यक्ति के शरीर में तनाव बनता है तो जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाती है, ये एक हार्मोन बनता है। ये हार्मोन जब रक्त में मिलकर के रक्त में प्रवाहित होता है तो ये जो है ना हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। और जब पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है अर्थात वो उत्तेजित, जिसको एक्टिवेट करना यहां पर उत्तेजित, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। और बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है उसको ये कहा जाता है कि तू ज्यादा इंसुलिन बना, शरीर को, बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तू ज्यादा इंसुलिन बना। आप सोचिए अगर आपसे कोई आपकी क्षमता से ज्यादा काम लेगा तो आप एक दिन घुटने टेक देंगे, तो उसका परिणाम है। आप कभी भी देखिए जो जिसको डायबिटीज हो गई वो टेंशन ज्यादा बनाएगा, तनाव ज्यादा बनाएगा, तो अगर उसको 150 होगी तो 450 पे पहुंच जाएगी। उसने मीठा नहीं खाया, टेंशन की वजह से केवल उसकी डायबिटीज बढ़ जाती है। क्यों? जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मैंने आपको हार्मोन बताया वो उस समय दबाव बनाता है पैनक्रियाज के ऊपर, पैनक्रियाज घुटने टेक देती है। वो जब ऐसा नहीं कर पाती तो आपके शरीर में जो मीठे वाला भाग है वो इतना बढ़ जाता है कि आप बहुत हाई शुगर हो जाती है शरीर के भीतर। छोटी छोटी बातें हैं ये। और आयु बढ़ने के साथ साथ भी इस रोग का आना कई बार एक स्वाभाविक क्रिया का हिस्सा बन जाता है। हाँ, अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा जी है तो प्रौढ़ अवस्था भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इस बात को समझिए। एक बात और मैं विशेष बतलाता हूं, खास तौर पे ये संदेश मेरा युवा पीढ़ी को है। हम जैसों के ऊपर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा बचपन दूसरा रहा है, हमारा खान पान दूसरा रहा है। लेकिन आज जो हमारी युवा पीढ़ी जिस वातावरण में पल रही है, उनके माता पिता को शुगर नहीं है। जो 35 और 40 साल की उम्र में आज जो कारपोरेट सेक्टर में तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप देखिए कि वो क्या करते हैं, 30 और 35 साल की उम्र में शुगर के पेशेंट बन रहे हैं और वो शादी करते हैं लेट। वो 30 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी, 32 साल की उम्र में वो शुगर पेशेंट हो गए और 36 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो बच्चा कब पैदा हुआ? जब वो शुगर पेशेंट हो बन गया। जब खुद शुगर पेशेंट बनकर के बच्चे पैदा करेगा, इसको नकारात्मक भाव से नहीं देखना है, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो कहते हैं कि माता पिता के जीन्स तो बच्चों में आएंगे ना। अगर मैं शुगर का पेशेंट बनकर के बच्चे पैदा कर रहा हूं तो मेरे बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज आने की संभावना कितने प्रतिशत होगी आप अंदाजा लगाइए। अर्थात ये बीमारी अनुवांशिक बन जाती है, फिर उस केस में पैतृक दोष बन जाता है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, माता पिता से बच्चों के शरीर में। संभावना बढ़ जाती है। हृदय रोग हो गया, हाई बीपी हो गया, ये कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कई बार पैतृक बनकर के जीन्स के रूप में बच्चों में ट्रांसफर हो। क्या कर रहे हैं फिर हम? ये मैं अपनी युवा पीढ़ी को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नकारात्मक भाव से नहीं, मैं आज अपनी युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहा हूं कि आप संभल जाइए, आप समझिए हम किधर जा रहे हैं। केवल एक अपनी जीवन शैली बिगाड़ करके मैं अपने बच्चों को वसीयत में क्या देके जा रहा हूं? शुगर की बीमारी। क्योंकि मुझे 35 साल की में आया तो 15 साल की उम्र में ही डायबिटिक बन जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। आइए, मधुमेह के रोग से शरीर के अंदर क्या क्या बुरे परिणाम आ सकते हैं, दूसरे रोग क्या आ सकते हैं। सच मानो तो मधुमेह का रोग और टेंशन, ये दो रोग ऐसे हैं कि किसी भी बीमारी को शरीर के अंदर जन्म दिला सकते हैं। बड़े ताकतवर हैं जी, जैसे नेता लोग होते हैं वैसे ताकतवर हैं ये, इसको ऐसे समझ लें आप। इनकी शक्ति कमजोर मत समझ लेना, इनको तो प्यार से डील किया जाएगा। आज आपको डील करने का रास्ता बतलाएंगे, अगर आपने हमारा रास्ता मान लिया तो आप सच मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले मधुमेह का रोग शरीर में आते ही आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करेगा, रेसिस्टेंस को, प्रतिरोधक प्रणाली को। और जब प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो जाएगी तो छोटी छोटी बातों पर आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी वायरस आएगा, उसने अटैक किया, एक दूसरा व्यक्ति जिसकी रेसिस्टेंस अच्छी है वो बच के निकल जाएगा और वो फंस जाएगा। बार बार बीमार होना, बार बार संक्रमण होना, तो ये एक आम बात हो जाएगी। उससे उसका रेसिस्टेंस और कमजोर होती चली जाती है। मीठा जब रक्त के अंदर अतिरेक रूप में प्रवाहित होता है तो वो शरीर के बहुत से सिस्टम्स को डैमेज करता है, जैसे हमारी रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, हमारे हार्ट की कॉर्नरीज, हमारे गुर्दों के छन्ने, हमारी आंखों की रक्त नलिकाएं, हमारे शरीर का स्नायु तंत्र
और हमारा मस्तिष्क और हमारे पैर। ये मैंने कुछ विशेष जगहों के नाम और अंगों के नाम लिए हैं। हल्का हल्का इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि ये बात समझ में आए, हम सचेत हो जाएं, आगाह हो जाएं। आज 54वें योग दिवस समारोह पर हमने एक ऐसे विषय को उठाया जो आज समाज की जरूरत है। आपको ये बात समझ करके, अगर हम जो आज मधुमेह के रोगी नहीं हैं, अगर वो आज हमारे द्वारा जो दिए गए जो सुझाव होंगे अगर उसको मानेंगे तो वो जिंदगी में कभी मधुमेह के रोगी नहीं बनेंगे। अगर कोई बन गए तो आप यकीन मानिए उसको मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। इससे बढ़िया क्या तोहफा हो सकता है इस योग दिवस समारोह पे आम समाज के लिए। आप कल्पना कीजिए, जब ये मीठा रक्त के अंदर हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करता है तो हमारी अंदर की रक्त नलिकाओं की भीतर की भित्ति को खुरदरा बना देता है, जिससे कि उसके ऊपर वसा वाला भाग तेजी से चिपकता है। और मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट से मधुमेह के रोगी को ऊर्जा नहीं मिलती तो शरीर ऊर्जा के रूप में वसा को प्रयोग में लाता है, शरीर में वसा ज्यादा बनती है और वो वसा इन खुरदरी रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवारों पर थक्के बन बन करके जमने लग जाते हैं, जिसके हार्डनिंग एंड थिकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम्स वेरी नॉर्मल। वहां से उनकी लचक खत्म होने लग जाती है रक्त नलिकाओं को, जिससे कि रक्त को अंदर धकेलने के लिए हृदय को बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत उच्च स्तरीय, उसी को तो हाई बीपी कहते हैं। और अगर यही चेंजेस, यही परिवर्तन कोरोनरीज के अंदर आ जाएं तो हम हृदय रोगी बन गए। अगर यही किसी ब्रेन की कैपिलरीज के अंदर जाकर के डैमेज कर दे उसको, वहां पर कोई क्लोट जाकर के फंस जाएगी, चर्बी का कण बहता बहता वहां पहुंच जाए तो पैरालिसिस के पेशेंट बन जाएगा। अगर आपकी कैपिलरी ब्रेन की हार्ड हो गई और कल को टूट गई तो टूटने के बाद आपको तो जिसको नस फटना कह देते हैं, आदमी गया। नर्वस सिस्टम इसके उसमें बहुत स्लो हो जाता है मधुमेह के रोगी का। हृदय के छन्ने जब खराब होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं हम, तो नेफ्रोलॉजी का केस बन जाता है। और जब वो खराब हो जाते हैं तो क्रिएटिनिन और यूरिया कहीं से कहीं शूट अप हो जाता है। और आपके अगर गुर्दे फेल हो गए तो कल को डायलिसिस के ऊपर जाएंगे तो कितना महंगा इलाज, आप सोच सकते हैं क्या। थोड़े फुंसी, पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ये कितने तरह के दोष हैं जो शरीर के भीतर आने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए, आपको मधुमेह का कैसे शरीर में आता है ये बतलाया, इसके प्रकार बतलाए, इसके लक्षण बतलाए और इसके कारण और उसके दुष्परिणाम। असली बात पर आते हैं। अब इसके असली पार्ट यहां से शुरू होता है कि इसका उपचार कैसे हो। यौगिक चिकित्सा की बात करेंगे जी। योग को वैसे तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर देना योग कहा है, लेकिन आधुनिक समाज के अंदर हमारी जरूरत के मुताबिक अब योग को केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ना कह करके इसको एक पैथी के रूप में देखे तो शब्द योग चिकित्सा बनकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो आज हम आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात नहीं करेंगे। वो कल सुबह जो सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से नोट कर लें। कल सुबह 6:50 पर इसी वीडियो चैनल से आप जुड़िए और ध्यान का प्रोग्राम हर शनिवार को ये लाइव होता है, उसमें आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे। आज रोग की बात कर रहे हैं तो यौगिक चिकित्सा की बात करेंगे। और ये शब्द गलत नहीं है जी, ये आज की जरूरत है समाज की। जब लाइफस्टाइल बदल गया और हमें बीमारियों ने घेर लिया, अगर हम उन बीमारों को ठीक नहीं करेंगे तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा। और आप सच मानिए उसके लिए भी अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों के घेरे में फंसने की जरूरत नहीं। अगर आप योग की शरण में आ जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसको आप मैनेज ना कर सके योग की शरण में आकर के। ये मेरा विश्वास है भीतर का। योग चिकित्सा से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल तो हर काम अंग्रेजी दवाइयों की मदद से करना चाहते हैं हम, क्योंकि वो फास्ट, जैसे फास्ट फूड होता है ना, ऐसे वो फास्ट सिस्टम है इन रोगों को ठीक करने का। और जब हम अंग्रेजी दवाइयों का यदा कदा छोटी मोटी समस्याओं के लिए अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ठीक होता है, लेकिन लंबे समय तक जब अंग्रेजी दवाइयों का इस शरीर से सेवन करवाया जाता है तो पक्का उसके दुष्परिणाम आना भी स्वाभाविक होता है, और जिसको रोगी वाकई भुगतता भी है। और ये आपके प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन के अंदर आप इसको महसूस करेंगे। लेकिन योग अगर हम करें और मधुमेह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसको मैं 2-3 पॉइंट्स ऐसे बतलाऊंगा, टेक्निकल पॉइंट। उनको जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं उसको नोट भी कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि हमारे जो अधिकारी और शिक्षक और कार्यकर्ता हैं वो अपने साधकों को इसके बारे में बतला करके एक शिक्षित कर सकते हैं, उनको आगाह कर सकते हैं कि कैसे इसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता है। आइए, जब आप योगाभ्यास करते हैं
तो आपके भीतर के अंगों की मसाज होने लगती है, मालिश होने लगती है, जिसके अंदर पैनक्रियाज को ले लीजिए आप। जब पैनक्रियाज की मसाज अच्छी होगी तो पैनक्रियाज की जो काम करने की शक्ति उसने कम कर दी थी, घट गई थी, वो अपना काम करने का सामर्थ्य खोने लगी थी। तो अब आसनों के अभ्यास से, चाहे वो अर्धमत्स्येंद्र आसन हो, चाहे वो मंडूक आसन हो, चाहे वो शलभ आसन हो, चाहे वो धनुरासन हो, जब आप ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं तो उसकी मसाज होती है, उसकी मालिश होती है और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन और प्राण का प्रवाह बहुत सुंदर ढंग से होने लग जाता है। और बीटा जो हमारी कोशिकाएं हैं, वहां पर जो बीटा कोशिकाएं जो हैं पैनक्रियाज की, वो एक्टिवेट होती है, वो सक्रिय हो जाती है, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है तो इंसुलिन की क्वालिटी और क्वांटिटी, कितनी सुंदर बात बतलाई, क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता और मात्रा, उनमें सुधार होने लगता है। जब उनमें सुधार होगा तो अपने आप ही जो मीठे वाला भाग आपके रक्त के अंदर, व्यक्ति के रक्त के अंदर अतिरेक रूप में घूम रहा है, उसको ऊर्जा में परिणित या बदलने का एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाएगा शरीर के भीतर और मैनेज हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, आपका जो फायर ग्लैंडुलर सिस्टम है बॉडी का, सेलुलर फायर सिस्टम जो बॉडी का है, अर्थात जो कोशिकाएं हैं आपकी, उन कोशिकाओं के अंदर भी दोबारा से वो पुनर्जीवित होने लगती है। और वो जो इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो गई थी, रेसिस्टेंट हो गई थी, अब वो संवेदनशील बन जाएंगी। और जब वो संवेदनशील बन जाएगी तो इंसुलिन काम करने लगेगा और मीठे को अंदर प्रवेश दिला देगा और वो ऊर्जा में बदल जाएगा। आपकी शुगर मैनेज हो जाएगी, शुगर का स्तर नीचे आ जाएगा। और यही नहीं, जब आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, तो आपका ग्लैंडुलर सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके पाचक अंग है, वो सशक्त बनेंगे, वो सक्रिय बनेंगे। पाचन की तो दोष है, जब आपने योगाभ्यास से पाचन को ठीक कर लिया तो स्वतः ही आप इस रोग को मैनेज करने में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उसका प्रबंधन करने में, उसको नियंत्रित करने में। या मैं एक बात और कह दूं कि अगर प्री डायबिटिक स्टेज है या अभी डायबिटीज प्रवेश ही किया है तो आप उसको उल्टा गियर डाल करके, जैसे गाड़ी बैक होती है, ऐसे आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और अगर बहुत नियंत्रण से बाहर आ गया तो मैं ये यहां पर बैठ करके आडंबर के रूप में आपको बहकाऊं, वो बात नहीं है, लेकिन एक बात सत्य मान लीजिए, आज उस भगवान को साक्ष्य बनाकर के ब्रह्म मुहूर्त में मैं ये कह सकता हूं कि आप मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, आप अनावश्यक दवाइयां खाने से बचेंगे, आपकी दवाइयों का स्तर नीचे आ जाएगा, आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ जाएगी। ये शक्ति है योग के अंदर, क्योंकि योग हमारी ग्रंथियों को, हमारे अंगों को, हमारे सिस्टम को पुनर्जीवित कर हमें इस रोग से बाहर निकालने में बहुत सुंदर ढंग से सहायक है। क्या क्या करें? अभी तक तो हमने ये गीत गा लिया, ये तो पक्का समझ में आ गया हमारे को कि योगाभ्यास से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या करें ये भी हमें समझ में आना चाहिए। मैंने आसनों की बात बतलाई, वो आसन जो पाचक अंगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक बात याद रखिए, लीवर का भी इससे बहुत गहरा रिश्ता है। जहां पैनक्रियाज, जैसे आप त्रियकताड़ आसन करते हैं, जैसे आप अर्धमत्स्येंद्र आसन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, धनुरासन करते हैं, शलभ आसन करते हैं, ये मैं कुछ आसनों के नाम बतला रहा हूं। या योग मुद्रा का अभ्यास आज आपने किया या पाशनी मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं, तो इससे लीवर भी और आपकी पैनक्रियाज भी, ये दोनों की मसाज होती है। और साथ में जो दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी आपके जो है इससे प्रभावित होने लगते हैं। तो लीवर के अंदर जब शक्ति बढ़ेगी और उसमें फैट्स जमा नहीं होंगे और वो ठीक से काम करेगी, तो एक्सेस शुगर दो ही जगह संचित होती है जी बॉडी में। या तो मांसपेशियां अपने भीतर संचित कर लेती हैं, रोगी बनाने से हमारे को बचाती हैं, या लीवर अपने पास संचित करता है। तो अगर आप जब आसन करते हैं तो आपकी मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, वो सक्रिय बनती हैं, वो एक्सेस शुगर को संचित करेंगी और समय पर उसको रिलीज भी करेंगी। ठीक लीवर भी यही काम करेगा और आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी, उनकी बीटा कोशिकाएं अच्छी होंगी, वहां इंसुलिन अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का बनेगा। इन आसनों के अभ्यास से नेचुरली है कि आप उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप पहले सरल आसनों का अभ्यास कर लो, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर लो और फिर इन आसनों की तरफ बढ़ जाओ जिन आसनों का नाम लिया गया। प्राणायाम की बात कर लीजिए। प्राणायाम के अंदर कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि सीधा पैनक्रियाज को प्रभावित करते हैं। 3 प्राणायामों के नाम ले रहा हूं मैं। अग्निसार प्राणायाम,
भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, बहुत सुंदर प्राणायाम है तीनों की तीनों। अगर इनका रोगी, अगर हाई बीपी का रोगी नहीं है, अगर वो हृदय रोगी नहीं है, तो वो इनका अभ्यास करे। अगर है तो किसी अच्छे निपुण, जितनी भी साधना आज बतलाई जाएगी, ये नहीं है कि जो देशराज जी ने यहां से बतला दिया और कोई हो तो एक्सेस में कर ले, और एक्सेस में करने से और नीम हकीम खतरे जाने वाली बात हो जाएगी। आप हमारे शिक्षकों से मिलिए। भारतीय योग संस्थान के अभी मैंने बताया 4000 केंद्र हैं, हर शहर में केंद्र हैं। आप हमारे को गूगल पे नंबर निकाल करके बात कीजिए। हमारे जो पीआरओ हैं या हमारे जो अधिकारी हैं वो आपको जवाब देंगे इस बात का। हर प्रांत में हमारे शिक्षक बैठे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे भी, समझाएंगे भी, और आपसे कोई फीस लेने वाले नहीं है। ये एक संस्था ऐसी है जिसको मैं दावे के साथ आज यहां से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क सेवाएं देती है। किसी भी तरह की हमारे को आपसे पैसे की जरूरत नहीं है। हम ईश्वर का काम करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते। आइए, इसके अलावा उड़ियान बंद और भ्रामरी प्राणायाम भी इसके लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव में आती है। वो मास्टर ग्रंथि है, और जब मास्टर ग्रंथि हमारी सक्रिय होगी, वो हार्मोन सही बनाएगी और वो रक्त में मिलकर के जब पैनक्रियाज के अंदर जाएगी, तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि हमारे शरीर की है जो डक्ट ग्लैंड भी और डक्टलेस ग्लैंड भी है। तो वो इंसुलिन की मात्रा और पाचन के जो दूसरे रस हैं उसमें से जो निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, उनको सही मात्रा में नियंत्रित कर देगी और आप इस दोष से बाहर आ जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। शुद्धि क्रियाओं में आ जाइए। डायबिटिक पेशेंट्स को निपुण शिक्षक की देखरेख में प्रारंभिक अवस्था में कुछ दिन या एक गैप के साथ कुंजल क्रिया का अभ्यास कर लेना चाहिए। पर न्योली क्रिया अगर वो जानते हैं या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बढ़िया है कि आप अग्निसार करते रहिए, न्योली के लाभ भी आपको उसी से मिल जाएंगे। ध्यान से हमारे को कैसे ये रोग छुटकारा दिलाता है। अभी मैंने एक बात बतलाई कि जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव में हमारे भीतर जो कोर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन बनता है जो कि पैनक्रियाज के ऊपर दबाव बनाता है, जिससे कि हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। इसका उल्टा करता है ध्यान और योग निद्रा। जब ध्यान और योग निद्रा में चले जाते हैं तो ये शिथिलीकरण के आसन कहलाते हैं, क्रिया कहलाती है। इससे आपकी बॉडी मिनिमम ऑक्सीजन की उपभोग पर चली जाती है। इससे आपके हृदय की गति सामान्य से भी कम हो जाती है। इससे श्वसन बहुत सामान्य से भी कम हो जाता है। इससे आपके मसल्स के भीतर मन और आपके नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान के अंदर अगर कहीं टेंशन है तो वो खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। आइए कुछ छोटी छोटी अन्य सावधानियां आपको शॉर्ट में बतला दें। कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखम्। भोजन बहुत बड़ी चीज है। आपको शुरू में बताया गरिष्ठ भोजन और ज्यादा तला हुआ भोजन, कार्बोहाइड्रेटेड फूड, ये हमारे को इस रोग में लाने में सहायक है। तो उल्टा कर दीजिए ना, भोजन को सुपाच्य कीजिए, सात्विक कीजिए, खट्टे फल लीजिए, जामुन लीजिए, अमरूद लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए, चोकर के आटे की रोटी खाइए, रात का भीगा हुआ 1 चम्मच आप मेथी दाना सुबह के समय लीजिए, नीम के पत्ते हैं, देव तुलसी का प्रयोग कीजिए, आप करेले का रस का सेवन कीजिए, तो आप देखिए कितना आनंद आएगा। इसके अलावा आप जब अपनी जीवन शैली को ऐसे बदलेंगे तो वाकई आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। क्यों? अथ योग अनुशासनम। जिस जीवन में अनुशासन है वही योगी है। जब हम इस शरीर को, मन को, इंद्रियों को अपने अधीन कर लेते हैं, इनको अपने वश में कर लेते हैं, तो हमसे गलतियां नहीं होती है। चाहे भोजन की गलती हो, चाहे लाइफस्टाइल की गलती हो, चाहे दिनचर्या की गलती हो, चाहे उठने के समय की हो, चाहे सोने के समय की हो, सब अपने आप स्वतः ठीक होता रहता है। अतः योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है। योग पूर्ण विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। योग हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर लाभ पहुंचता है। योग हमारे जीवन शैली को बदल देता है। शिखो उपनिषद में कहा गया है, योग के समान कोई पुण्य नहीं, योग के समान कोई शक्ति नहीं, योग के समान कोई कल्याणकारी नहीं,
योग से बढ़कर के कुछ नहीं, योग जीवन का सबसे बड़ा आश्रम है। अतः हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योगी बनिए, उपयोगी बनिए। जब हम योग प्रतिदिन करेंगे, नियमित योगाभ्यास करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अगर आपने ऐसे रहना सीख लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं, मधुमेह का रोग ही नहीं, कोई भी रोग आ नहीं सकता, और गलती से आ भी गया तो वो शरीर में टिक नहीं सकता। हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप आज इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे, योगी बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। संस्कृत में एक सूक्त है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कर्माणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी केवल इच्छा करने से ही कर्म सिद्ध नहीं होते, उद्यम करना पड़ता है। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप ही प्रवेश नहीं करता। इस सूक्ति को अक्षरशः चरितार्थ करते हैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्रद्धेय श्री जवाहरलाल जी। 1967 में जब संस्थान की स्थापना हुई तो श्रद्धेय श्री जवाहरलाल जी पहले शिक्षक बने। जवाहर जी अक्सर कहा करते हैं कि उस समय हमने जो बीज रोपा था वह आज वट वृक्ष बन गया है, क्योंकि एक केंद्र रूपी बीज से जो सफर उन्होंने दिल्ली से शुरू किया था उसमें आज देश विदेश में 4000 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। इस कार्य को जवाहर जी महायज्ञ की संज्ञा देते हैं। पहले शिक्षक से लेकर हर पद पर अपनी निष्काम सेवा रूपी आहुति देते हुए श्री जवाहरलाल जी पिछले 10 वर्ष से भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान के पद पर अपना दायित्व निभा रहे हैं। पहला केंद्र खोलने के बाद भारत में ही नहीं विदेश में भी इन्होंने नए नए केंद्र खोलने का अपना महत् उद्देश्य जारी रखा। उनकी कार्यशैली अद्भुत थी। जब दूसरे प्रांतों में वे केंद्र खोलने जाते थे तो रेलवे स्टेशन पर भी यदि रात गुजारनी पड़ी तो बहुत ही सहजता से उन्होंने यह कार्य किया। जवाहर जी अनथक अहर्निश संस्थान के सेवा कार्यों के लिए सदा ही समर्पित रहे। 15 वर्ष तक दिन रात आश्रम में ही रहकर गृहस्थ सन्यासी की भांति समाज की सेवा में रत रहे। ऐसे ही कर्मवीरों के महत् प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आज भारतीय योग संस्थान एक बीज से वट वृक्ष बन गया है। हमारा परम सौभाग्य है और अत्यंत हर्ष की बात है कि हम सबके पूज्य और सौम्यता की साकार मूर्ति श्री जवाहरलाल जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं और 54वें योग दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए सबको बधाई देते हैं। साथ ही अपनी शुभकामनाओं एवं शुभाशीर्वाद से हमें कृतार्थ कर रहे हैं। यथा ह्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ऐसे ही पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी फलित नहीं होता। पुरुषार्थ को ही जिन्होंने अपना भाग्य बना लिया है और जिनके जीवन चक्र की धुरी भी पुरुषार्थ ही है, ऐसे पुरुषार्थ पूजक है केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं दिल्ली प्रांत के प्रधान श्री ललित गुप्ता जी, जो संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर नए नए संकल्पों का संधान कर फिर विकल्प नहीं ढूंढते और अपने पुरुषार्थ से उनकी सिद्धि की दिशा में चल पड़ते हैं। अपने कर्मठ व समर्पित व्यक्तित्व के कारण वे सभी के लिए मूर्तिमंत प्रेरणा स्रोत हैं। वे पिछले 10 वर्ष से दिल्ली प्रांत के प्रधान हैं और इन 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में जिस तरह से योग केंद्रों और योग मंजरी की सदस्यता में कई गुना वृद्धि हुई है, वह सचमुच ही श्लाघ्य और अनुकरणीय है। ललित जी से निवेदन है कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें।
आज 2 अक्टूबर 2020 भारतीय योग संस्थान के 54वें योग दिवस समारोह के पावन पर्व पर पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय साधकों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने ऑनलाइन प्रथम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस समारोह के ऐतिहासिक योग महाकुंभ में इतनी अधिक संख्या में उत्साह के साथ शामिल होकर योग के प्रति जो निष्ठा, जिज्ञासा एवं विश्वास दिखाया है वह प्रशंसनीय। आप सभी बधाई के पात्र हैं। देश और विदेश से शामिल हुए सभी साधकों, दर्शकों, श्रोताओं का जिन्होंने एकाग्रता से परिवार सहित समारोह का आनंद लिया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम भारतीय योग संस्थान के संस्थापक महान कर्मयोगी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी का भी हार्दिक नमन करता हूं। उनका हम सब पर कोटि कोटि आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से भारतीय योग संस्थान विश्व की अद्वितीय संस्था बन गई है, जो भारत के 23 प्रांतों में 4000 से ज्यादा निःशुल्क योग केंद्रों के माध्यम से तथा 70 से ज्यादा निःशुल्क योग केंद्र विदेशों में, जिसमें मॉरिशस, फिजी, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नेपाल, ताइवान में नित्य प्रति योग प्रशिक्षण देकर लाखों साधकों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान कर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान उनके जीवन को रूपांतरित कर, उनके हृदय को परिवर्तन कर परमात्मा की अनुभूति करा एक सच्चा इंसान बना रहा है। उनके हृदय का कोना कोना सेवा भाव से भर रहा है। उनके मन में नर सेवा ही नारायण सेवा के भाव से ओतप्रोत कर रहा है। भारतीय योग संस्थान साधकों को दीपक बनाकर रोशनी देना सिखा रहा है, उनको बाग के खिलते फूल बना रहा है, जो चारों तरफ योग की सुगंध बिखेर कर वातावरण को सुगंधित मोहक बना रहे हैं। भारतीय योग संस्थान साधकों को योग शिक्षण देकर पत्थर से मूर्ति तराशने का कार्य कर रहा है, जो कि ईश्वर की सच्ची इबादत तथा पूजा है। उनकी प्रेरणा से भारतीय योग संस्थान निष्ठावान, निष्काम कर्मी योग शिक्षकों और अधिकारियों का निर्माण कर रहा है। ये योग शिक्षक भारतीय संस्कृति के चतुर्माली हैं, जो अच्छे संस्कारों की जड़ों में अपनी कुशलता का पानी दे रहे हैं और ऐसे साधुओं का निर्माण कर रहे हैं जो मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। इन शिक्षकों का विश्वास बन गया है, खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेगी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। रोते को हंसाना ही सबसे बड़ा योग है। एक उदास चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आए और उसकी वजह ये है तो ये दुनिया के सबसे धनवान इंसान हैं। भारतीय योग संस्थान की एक योग शिक्षिका से किसी ने एक बार पूछा, क्या करती हो आप? योग शिक्षिका का सुंदर जवाब देखिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, नौ सुखिए परिंदों को बाज बनाती हूँ, चुपचाप सुनती हूँ उलझने सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाती हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाती हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाती हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाती हूँ। यही तो कर रहे हैं हमारे कुशल योग शिक्षक, साधकों को तराश कर अनमोल हीरा बना रहे हैं। इन 54 वर्षों में हमें जो भी सफलता मिली है उस सब का श्रेय देश विदेश के हजारों योग शिक्षकों और अधिकारियों को जाता है। इस अवसर पर इन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज मधुमेह रोग विश्वव्यापी रोग बन चुका है। संस्थान के महामंत्री श्री देशराज जी को योग के द्वारा मधुमेह के उपचार पर उनके सार गर्भित उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों एवं प्रांतीय प्रधानों का बहुत शानदार प्रभावशाली योगाभ्यास कराने के लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर मेनू गुप्ता द्वारा कुशल मन संचालन और समय प्रबंधन उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है। इन्होंने श्रीमती शशि बख्शी के साथ सरस्वती वंदना कर सबका मन मोह लिया तथा श्री रवि थापर जी ने शंखनाद कर सभी में उत्साह भरा। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पूनम जैन को प्रेरणादायक उत्साहवर्धक योग गीत की प्रस्तुति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
आज के कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए श्री शरद चंद्र अग्रवाल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री धर्मपाल जी, IT टीम के सदस्य श्री नवीन जी, वेद सैनी जी, फुर्की तथा कुशल योग प्रदर्शन के लिए राजीव जी, श्रीमती अनीता जी तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री जवार जी का भारत प्रधान का भी धन्यवाद करता हूं, जिनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। आप सभी ने कोरोना को हराकर विपरीत स्थितियों में संस्थान के आयोजकों का इस कार्यक्रम में उत्साह से शामिल होकर मनोबल बढ़ाया है। आप सभी के जज्बे को सलाम करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप सभी का इस तरह सहयोग मिलता रहा तो संस्थान नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छुएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की इन विषम और प्रतिकूल स्थितियों में भी जिसने हमें सेटबैक से कम बैक करना सिखाया है, इन स्थितियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मुस्कुराते रहो, योग करते रहो, योग कराते रहो, जिंदगी की सभी बाधाएं स्वतः हट जाएगी। अंत में अपनी वाणी को विराम प्रेरणादायक चंद पंक्तियों से करना चाहूंगा। किसी शायर ने सच ही कहा है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है योग करके तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। आइए योग से जुड़े, जीवन आनंदित बनाएं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। सभी साधक व योग प्रेमी योग की अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल भारतीय योग संस्थान रोहिणी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका योग मंजरी के सदस्य अवश्य बने। पूरे भारतवर्ष में, जैसा कि आदरणीय श्री देसराज जी ने बताया, ललित जी ने बताया, हमारे 4000 से अधिक योग केंद्र चलते हैं। नियमित साधना के लिए हमारे योग केंद्रों को अवश्य ज्वाइन करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.yogsansthan.org से सहायता ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब प्रार्थना और शांति पाठ। पद्मासन, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।